नमस्कार। मैं अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जीवन के अंतिम दिन तक हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं। आइए मेरे साथ इस यात्रा में। जब हम युवा होते हैं तो क्या स्थिति होती है? युवा से मेरा मतलब है इस वीडियो के पर्पज से 45 साल तक की उम्र। उस समय हमारी अपनी आमदनी होती है, हम बिजनेस करें, रोजगार कोई भी हमारा हो, लेकिन उस समय मोर और लेस पीपल आर सेटल्ड इन देयर फाइनेंशियल अर्निंग। अच्छा स्वास्थ्य होता है, यदि कोई छोटा मोटा रोग है भी तो ऐसा नहीं होता जिसका कोई इलाज संभव ना हो, और आदमी इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो जो चाहे कर सकता है। परिवार में जो माँ बाप हैं वो ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके होते हैं और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ना उनसे पूछने की आवश्यकता है ना इनसे पूछने की आवश्यकता है। आदमी कोई भी काम करने के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इसीलिए परिवार में उसका रोब-दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि वही परिवार के केंद्र में होता है, वही कमाता भी ज़्यादा है, निर्णय भी वही लेता है, और एवरीथिंग मूव्स अराउंड हिम। और इस समय उसके बहुत से दोस्त भी होते हैं। क्यों दोस्त होते हैं? क्योंकि दोस्ती करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली ये कि आदमी के पास पैसा हो, जो दोस्तों के साथ बैठकर खा पी सके, घूमने फिरने जा सके, अपने शौक पूरे कर सके। तो इस उम्र में पैसे पर नियंत्रण अपना होता है। और दूसरी चीज़ कि दोस्तों के साथ बिताने के लिए टाइम तो चाहिए, तो वो किसी और के निर्णय पर आधारित नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। तो उसके बहुत से दोस्त होते हैं। और जवानी में इन सब चीज़ों के साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, वो ये कि हमें भ्रम होता है कि मैं हमेशा ही ऐसा बना रहूँगा। इसके बाद आती है अधेड़ावस्था। 45 से 46 से लेकर 60 साल की उम्र तक को हम कह सकते हैं अधेड़ उम्र। और उस जब ना बुढ़ापा है ना जवानी है, जवानी जाने के कगार पर है, बुढ़ापा आने की राह देख रहा होता है। 60-62 के बाद की उम्र को हम मान लेते हैं ओल्ड एज। उस उम्र में अपनी चुनौतियां होती हैं। अपनी चुनौतियां क्या है कि आदमी अकेलेपन से जूझ रहा होता है। नॉर्मली समय बिताने के लिए पास में कोई नहीं होता है, अकेलापन। उसी से संबंधित है हेल्थ इश्यूज़। ज़्यादा गंभीर रोग व्यक्ति को घेरने लगते हैं जिनका कोई परमानेंट इलाज संभव नहीं होता है। एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस, माने जो फाइनेंशियल निर्णय लेने की क्षमता खुद की होती है वो आदमी की छूट चुकी होती है, क्योंकि पैसा अगली पीढ़ी के हाथ में जा चुका होता है। वही निर्णय लेते हैं परिवार में कैसे खर्च किया जाएगा, किन किन चीज़ों पर खर्च किया जाएगा और कितना खर्च किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस उम्र में, बुढ़ापे की इस उम्र में, जो 60-62 साल से लेकर 70, 75, 80, 85 कितनी भी उम्र हो सकती है व्यक्ति की, उसमें आदमी को नॉर्मली शिकायतें रहती है। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, मानना तो दूर की बात है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। और ये सब सुनकर आदमी को लगने लगता है, चिंतित होने लगता है व्यक्ति कि क्या यही डेस्टिनी है, क्या यही हर व्यक्ति का अंतिम भाग्य है कि बुढ़ापे में जाकर इन सब चीज़ों से जूझे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये निर्णय प्रकृति का नहीं है, बहुत सा इसका योगदान हमारे अपने ऊपर है। यदि आज हम जागरूक हो जाएं तो इस जो चिंता वाली स्थिति है बुढ़ापे में, उससे बच सकते हैं। उसके लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया है फ्रीडम के नाम से। इस फ्रीडम के कंसेप्ट को जानिए और जीवन के अंतिम दिन तक खुश रहने का उपाय मैं आपको बताता हूं। चलिए मेरे साथ इस यात्रा में। दोस्तों, फ्रीडम का पहला लेटर है एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली। परिवार का आधार क्या होता है? इमोशनल बेस, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई ही इकाई को ही हम परिवार कह सकते हैं। परिवार की एक बड़ी पहचान क्या होती है? अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट फॉर ऑल दी मेंबर्स। कोई सदस्य कुछ भी करे, परिवार की तरफ से उसको अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। यदि वो अच्छा करता है तो शाबाशी है, अच्छा नहीं करता है तो बताया जाता है कि ऐसा करो, लेकिन पूरा परिवार उसके साथ सुख दुख की हर घड़ी में, हर तरह की स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहता है, बिकॉज वी ऑल लव ईच अदर इमोशनली। फाइनेंशियल बेस, आप सोच कर देखिए कि यदि हमने उस इमोशनल बेस को फाइनेंशियल बेस बना दिया, तो परिवार का आधार जो है उसको यदि आर्थिक आधार बना दिया तो क्या स्थिति होगी? आर्थिक आधार से मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति परिवार में ज़्यादा कमाता है वही परिवार का मुखिया होगा, उसी की बात मानी जाएगी,
वही जो कहेगा वो सबको सहन करना होगा, उसी के अनुसार चलना होगा। परिवार के नियम वही व्यक्ति बनाएगा जो पैसा ज़्यादा कमाता है। वो निर्णय ठीक हो गलत हो, इट कैनॉट बी क्वेश्चन। बिना आंख उठाए, बिना प्रश्न उठाए, प्रश्न किए, उनकी बात को मानी जाए तो उसे कहा जाएगा कि परिवार का आधार इमोशनल ना होकर फाइनेंशियल हो गया है। वही व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल है जो ज़्यादा कमाता है। तो स्वाभाविक रूप से युवा व्यक्ति ही ज़्यादा कमाता है। 35, 40, 45 साल की जिसकी उम्र है वही ज़्यादा कमाएगा। तो दोस्तों, यदि हमने परिवार में ये नियम बना दिए, अघोषित नियम, अनरिटन लॉ, के जो ज़्यादा कमाता है उसी की बात मानी जाएगी, तो जहां आज मैं खड़ा हूं 45 साल की उम्र में, वहां आज से 20 साल के बाद निश्चित तौर पर मेरा बेटा खड़ा होगा और मैं परिवार में, घर में किसी किनारे में बैठा रहूंगा, क्योंकि वो निर्णय मैंने ही बनाए, नियम मैंने ही बनाए कि जो ज़्यादा कमाता है उसी की बात के अनुसार चला जाए। तो जो परंपरा मैं डाल रहा हूं, मुझे आज ही चौकन्ना होना चाहिए कि क्या ये परंपरा वो है जो ज़्यादा कमाएगा वही परिवार के केंद्र में रहेगा, बाकी सब किनारे पर रहेंगे। तो 15-20 साल के बाद मुझे इस परंपरा से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ज़्यादातर लोगों का बुढ़ापा इसी कारण से खराब होता है। यदि मैं अच्छे संस्कार दूं कि मैं क्या करूं, अपने विचार आज जब मैं युवा हूं तो अपने विचार अगली पीढ़ी पर थोपूं नहीं, पूरे परिवार के साथ, चाहे बच्चे हैं, पत्नी हैं, माता पिता हैं, उन सब के साथ बैठकर कोई निर्णय लूं और उसी के अनुसार परिवार चले। तो जब मेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे केंद्र में होंगे, तो भी वे मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वही परंपरा, वही संस्कार है। उस उम्र में जाकर मैं उनकी परंपरा को, संस्कार को बदल नहीं सकता हूं। तो ज़रूरी है कि मैं आज ही उनकी बात सुनना शुरू करूं, उनसे चर्चा करूं, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, 70 साल की उम्र हो, बेटा मेरा 40-45 साल का हो, तो वो भी कोई निर्णय लेने से पहले मुझसे बात जरूर करे। अकेलापन मुझे तब काटने को आएगा यदि वो मेरे साथ जुड़कर नहीं रहेंगे, और ऐसा तभी होगा जब आज मैंने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दबा कर रखा है। तो बच्चे मजबूरी में मेरे साथ हैं। जिस दिन वो स्वच्छंद हो जाएंगे, जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन मुझे किनारे पर ही होना पड़ेगा। तो प्लीज ट्राई टू टेक एवरीबडीज ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन बिफोर टेकिंग एनी क्रूशियल डिसीजन फॉर द फैमिली। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भले ही आज आप उम्र के 45 पार कर रहे हैं या आप 60 की उम्र में पहुंच चुके हैं, चौकन्ने हो जाएं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, आदमी झक्की होने लगता है। झक्की समझते हैं आप? कि मैं अपनी पत्नी से एक बात कहूं कि ये करो, फिर बाद में बेटे से कहूं कि ये करो, फिर अगले दिन सुबह पूछूं ये किया कि नहीं किया, फिर अगले दिन शाम को पूछूं कि किया कि नहीं किया। माने एक ही बात को यदि मैं बार बार दोहराता हूं, तो फिर परिवार के लोग मुझसे कटना शुरू होंगे, क्योंकि इनके पास जाएंगे, इनके सामने पड़ गए तो ये यही बात करेंगे। भले उस बात से मेरा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल्लुक ना हो, वो कुछ हो गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं हुआ तो भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आर स्टैंड्स फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, एक प्राकृतिक चीज़ है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी रिटायर होना है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है वो औपचारिक रूप से रिटायर होता है 58 की उम्र में, 60 में, 62 में, जैसा भी प्रावधान है वो औपचारिक रूप से रिटायर होता है। और जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, वे इस मामले में नॉर्मली चूक जाते हैं। रिटायरमेंट तो उनकी भी होती है, कभी ना कभी सक्रिय रूप से कमाना तो वे भी बंद करते ही हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता और पहले पूर्वानुमान नहीं होता है। दे कांट से कि आई विल रिटायर एट एज 60, 62, 65, 58 लाइक दैट, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट तो होना ही है। तो अपने उस रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को, रिटायर्ड लाइफ को कैसे खुशी वाला बना सकते हैं, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अभी से ध्यान रखेंगे तो उसके लिए जागरूक हो सकते हैं और अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है रिटायरमेंट फंड। माने मैं अपने लिए ऐसी फाइनेंशियल व्यवस्था तैयार करके रखूं कि बुढ़ापे के बाद मुझे अगली पीढ़ी से पैसा नहीं मांगना पड़े। ऐसा नहीं हो कि मैं आज व्यापार करता हूं, कारोबार करता हूं, भले ही मैंने 20 करोड़ रुपए का पूरा जो व्यापार है बच्चों के लिए छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, और उसके बाद मुझे 20-20 हज़ार रुपये के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बना के रखूं। मैं प्रोफेशन से इन्वेस्टमेंट प्लानर हूं, बहुत से लोगों के पास जाता हूं, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापार भी करते हैं, वे भी रिटायरमेंट फंड बनाने में चूक जाते हैं।
या तो फंड बनाते नहीं हैं या बोलते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है। दोस्तों, प्रॉपर्टी कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर यंग, लेकिन जब आपका बुढ़ापा है, आप बात करें कि 70 साल की उम्र में आप प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, किराएदार ढूंढेंगे, म्यूनिसिपैलिटी से लड़ेंगे, कब्जा नहीं हो जाए ऐसा करेंगे, मकान की रिपेयर करवाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बुढ़ापे में रिटायरमेंट फंड हमें ऐसा चाहिए जो मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे। एक होता है वेल्थ क्रिएशन। जब मैंने, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने 5 करोड़ रुपया, मैंने इस तरीके की प्लानिंग की कि 65 की उम्र में मुझे 5 करोड़ रुपया मिलेगा, तो उस 5 करोड़ का आप एक मुश्त पैसे का करेंगे क्या? तो व्यवस्था ऐसी करें, हर महीने हमें पैसा मिले, घर बैठे मिले, हो सके तो टैक्स फ्री मिले, बिना किसी झंझट के मिले, और ये सारी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। वो रिटायरमेंट फंड कैसा हो सकता है, वो एक अलग विषय है। वेल्थ वर्सेस इनकम, इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट, रेगुलर इनकम, देन हैविंग सम लमसम वेल्थ। तो पहली चीज हुई अच्छा रिटायरमेंट फंड, और दूसरी चीज एक अच्छी हॉबी आपको अपनानी पड़ेगी, अभी से डेवलप करनी पड़ेगी यदि आपने नहीं की है तो। हॉबी से मतलब वो कि वो आदत जो आपको खुशी देती है, पैसा नहीं देती है लेकिन खुशी जरूर देती है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्या? कोई व्यक्ति बोलता है जी मुझे भजन कीर्तन करने का शौक है, कोई कहेगा मुझे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति कहेगा मुझे बांसुरी बजाने में मज़ा आता है, कोई कहेगा जी मुझे गौशाला में जाकर सेवा करनी है, किसी को बागवानी पसंद है, किसी को सामाजिक कार्यों से जुड़ना पसंद है। तो आप कॉन्शियसली ऐसी एक हॉबी डेवलप करें जिसमें बड़ी उम्र के बाद, 60-65 की उम्र के बाद, जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों पर आश्रित होकर रहें। आप यदि सक्रिय रहेंगे, परिवार में उसी हॉबी, परिवार और समाज में उसी हॉबी के लोगों से जुड़ना चाहेंगे। यदि आपका मान लीजिए बागवानी का शौक है तो आप टाइम पास कर सकते हैं बिना किसी से पर्सनल इंटरेक्शन किए। यदि आप किसी पार्क में चले जाएंगे या ऐसे हॉबी के क्लब में जुड़ जाएंगे जहां वे ही लोग हैं जिनको बागवानी पसंद है, तो बड़ी उम्र में भी आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को अकेलापन ही कचोटने को दौड़ता है। तो रिटायरमेंट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक अच्छा रिटायरमेंट फंड एंड ए गुड हॉबी टू पास द टाइम हैप्पीली। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। एनर्जी यानी हेल्थ, स्वास्थ्य। दोस्तों, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम बुजुर्गों से सुनते रहे, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि यदि शरीर ठीक नहीं है तो दुनिया भर की विलासितें, सब कंफर्ट, सब लग्जरीज आपके सामने पड़ी हों तब भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सो हेल्थ इज मोस्ट क्रूशियल थिंग इन द वर्ल्ड टू एंजॉय द वर्ल्ड। तो एनर्जी के लिए क्या चीज़ें सोचने लायक है? देखिए, हर व्यक्ति का रोगों के प्रति, शरीर के प्रति अलग अलग नज़रिया होता है। पहली चीज़ क्या होती है, बहुत से लोग, जो सबसे नीचे के स्तर का मैं निर्णय मानता हूँ, जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम। कमर में दर्द होना शुरू हो गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर दर्द रहता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। माने बहुत सी चीज़ें जो हमें तंग करना शुरू करती है, इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर करना, वो हुआ सबसे नीचे के स्तर का निर्णय। उसके बाद का जो निर्णय है वो क्या है? एलोपैथी दवाओं से अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी चीज़ है, अंग्रेजी दवा ली, वो सबसे आसान काम होता है। टेबलेट, कैप्सूल कुछ भी लिया एंड आई फील हैप्पी, आई फील दैट माई डिजीज हैज़ बीन कंट्रोल्ड, और ये डेली का रूटीन बनता है। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता हूँ, डॉक्टर लोग खुद कहते हैं, और आप भी अपने आसपास झांक कर देख सकते हैं। यदि आज किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वो उसकी अंग्रेजी दवा लेता है, तो 10 साल के बाद वो सिर्फ बीपी की दवा नहीं ले रहा होगा, शुगर या कोलेस्ट्रॉल या और रोग उसे घेर चुके होंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट होता ही है। हर अंग्रेजी दवा का लगभग हर अंग्रेजी दवा का लीवर और किडनी पर साइड इफेक्ट होता ही है। वो धीरे धीरे हमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 अलग अलग रोगों की तरफ लेकर जाता रहता है। सो दैट इज नॉट ए हेल्दी डिसीजन। उसके ऊपर का निर्णय क्या है? ऑल्टरनेट मेडिसिन। मुझे दवा लेनी है तो मैं होम्योपैथी की तरफ जाऊँ, आयुर्वेदिक की तरफ जाऊँ, यूनानी दवा लूँ, कोई और अल्टरनेट मेडिसिन, उनके साइड इफेक्ट माना जाता है कि सबसे कम होते हैं। उससे ऊपर क्या होता है? नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, माने जिसमें धूप है, हवा है, पानी है, मिट्टी है। माने अगर मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये मेरा निर्णय है कि मैं इंजेक्शन या कैप्सूल लेकर ठीक रहूं या मैं धूप में बैठ जाऊं। तो धूप का तो सामान्यतः कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
और उससे भी ऊपर की चीज़ है होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें मुझे कहना ही नहीं पड़ता कि मेरा बीपी ठीक है, कि मेरा शुगर ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है। पूर्णतया निरोगी तरीके का जो शरीर होता है वो है होलिस्टिक हेल्थ। और वो तभी संभव है जब हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, खान पान को चेंज करें। क्या खाना है सामान्यतः ये हमें आइडिया होता है, लेकिन कैसे खाना इसका मालूम नहीं होता है। दही खानी है, सुबह खाएंगे तो ठीक हो सकती है, शाम को रात के समय खाएंगे तो वो नुकसानदायक हो जाती है। भोजन कितने समय करें, कितनी मात्रा में करें, किस तरीके का कंपोजिशन लिक्विड और सॉलिड में होना चाहिए, ये बताने के लिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपने देश में बहुत सारे साधन इस तरीके के उपलब्ध हैं जहाँ आप जान सकते हैं क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कितने बजे उठें, कहाँ सैर करने के लिए जाएं। ये सब चीज़ें अवेलेबल है अपने देश में। होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमारे पास योग है, हमारे पास प्राणायाम है, हमारे पास ध्यान है, हमारे पास व्रत उपवास है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें होलिस्टिकली हेल्दी रख सकती है, संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकती है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ जाएं या दवा लेकर ठीक रहें, इसका निर्णय आप एक प्रश्न का जवाब देकर करें। हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ क्या दे सकते हैं? जब मैं अपने फिजिकल सेशन में पूछता हूँ तो कोई व्यक्ति बोलता है हम अपने बच्चों को बहुत पैसा दे सकते हैं, दूसरा व्यक्ति बोलता है बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और तीसरा व्यक्ति बोलता है हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक चौथी डायमेंशन जोड़ता हूँ, हम अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं एज गिफ्ट, वो है हमारी अपनी गुड हेल्थ। उनकी नहीं, उनकी तो है ही ज़रूरी, हमारी अपनी गुड हेल्थ। क्योंकि यदि अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मैं बीमार रहता हूँ 65-70 साल की उम्र में, तो मैं अपने 40 साल के बच्चों की ज़िंदगी में रोज़ पिन चुभोने वाला हूँ। वे कुछ भी एंजॉय करने के लिए जाएंगे, किसी ब्याह शादी में जाना है, क्लब में जाना है, डिनर पे जाना है, कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ भी सेलिब्रेशन है, उनके दिमाग में पहला जो प्रश्न आएगा वो ये कि इस बूढ़े बाप को कहाँ छोड़ें, कौन सी नर्स, कौन सा कंपाउंडर, कौन सा डॉक्टर, कौन सा अस्पताल, कौन सा ओल्ड एज होम, किस केयर टेकर को लेके आए, इसका ध्यान कौन रखेगा। जिंदगी की उनकी सब खुशियों के बीच में मैं कांटे के तरीके से चुभता रहूँगा यदि मैंने अपने आप को होलिस्टिकली हेल्दी नहीं रखा है। तो दोस्तों, हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती है। फिर भी यदि हम आज से ही जागरूक हो जाएं कि मुझे अंग्रेजी दवाओं की बजाय जो अल्टरनेट जो तरीके हैं उन्हीं के हिसाब से संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करना है, तो मैं भी खुश रहूँगा। और मेरे अच्छे स्वास्थ्य के कारण मेरे बच्चे जो युवा हो चुके होंगे, 40, 45, 50 साल की उम्र में होंगे, वे भी हमेशा खुश रहेंगे। सो हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एंजॉय इन ग्रुप। दोस्तों, व्यक्ति अकेला सिर्फ दुखी हो सकता है, खुशियाँ तो साझी करके ही बढ़ाई जा सकती है। हम लोग सिर्फ ग्रुप में ही एंजॉय कर सकते हैं। आप देखिए, आप कितना भी बढ़िया कार्यक्रम देख रहे हो टीवी पर, कॉमेडी का प्रोग्राम या कोई क्रिकेट का मैच और वट एवर यू लाइक, जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, कार्यक्रम बढ़िया लगा। लेकिन जब आप स्टेडियम में कार्यक्रम देखते हैं, किसी ऑडिटोरियम में देखते हैं, किसी और भीड़ भाड़ वाली जगह में देखते हैं, किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं, तो वहाँ जब आप खुश होते हैं तो तालियां बजाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ठहाके लगाते हैं। अकेला व्यक्ति यदि ठहाके लगा रहा है तो वो पागलों की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा ग्रुप में रहने का प्रयास करें। तो बुढ़ापे में हम ग्रुप में कैसे रह सकते हैं? जो आपके बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जो 10-20 साल पहले आपके साथ रहे, साथ पढ़े, खेले, कूदे, जिन भी कारणों से आपका संबंध उनके साथ रहा है, उनसे आज ही मिलते जुलते रहें। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो और आप कहें अच्छा कभी घर आना, वो भी आपको कहे अच्छा कभी घर आना, बात समाप्त हो जाए और दोनों लोग एक दूसरे के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चल बसे तो हम उनकी शोक सभा में जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अच्छा होगा आज ही अपने उन दोस्तों से घुले मिलें, बाद में पता नहीं उम्र कितने अवसर देगी उनसे मिलने का। आज ही मिलना जुलना शुरू करेंगे तो 60 की उम्र में 65, 70, 75, 80 की उम्र में भी मिलते रहेंगे, पुरानी बातें याद करते रहेंगे, ठहाके लगाते रहेंगे। और यदि आप स्वस्थ हैं तो पार्क में जाएंगे, अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वे भी आपस में बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं, पुराने किस्से अच्छे हैं, पुराने हैं, कोई राजनीतिक बहस, कोई आर्थिक बहस,
कोई आर्थिक मुद्दा, कुछ भी करके यदि आप आपस में समय टाइम पास कर सकते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होता है बुढ़ापे में, उससे बचने के लिए आप आज ही से जागरूक हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बुढ़ापे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोस्तों के पास गए और आपने कमाने का कुछ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी खो दी, यदि कुछ कम भी पैसा कमाया तब भी आप जो ज़्यादा कमाएंगे वो उस पैसे पर भारी पड़ने वाला है आपके बुढ़ापे में, रिटायरमेंट लाइफ में। इसके लिए ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, या तो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढें, प्लस आप उनको ढूंढना अभी से शुरू करें, उन लोगों को जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं। यदि आपको बागवानी का शौक है तो बागवानी से जुड़े हुए लोगों से जुड़ना शुरू करें, क्योंकि उनका आप में इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा और आपका उनमें बना रहेगा। और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपके पैसे, पद, रुतबे के कारण आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ आपसे, आपकी बातों से, आपकी हॉबी से, आपके बात करने के तरीके से, आपके किस्से कहानियों से लगाव है। ऐसे लोगों से जुड़ेंगे तो फिर बुढ़ापे में अकेलापन नहीं होगा निश्चित तौर पर, और अकेलापन अगर नहीं है तो बीमारियां नहीं हैं, रोग नहीं है, और आप और आपका परिवार दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। नेक्स्ट इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डॉटर, बेटी। दोस्तों, सामान्यतः हम अपने हिंदू समाज में जो भी कुछ करते हैं बेटों के लिए करते हैं। सारा व्यापार, कारोबार, धन संपत्ति सब कुछ बेटों के लिए हम संजो कर रखते हैं। बेटी को क्या देते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार उसकी शादी में पैसा खर्च करते हैं, और फिर उनके यहाँ जब बच्चे होते हैं या कोई फेस्टिवल होता है तो थोड़ा बहुत जो हम भेज सकते हैं वो भेज देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें बेटी के लिए इससे ज़्यादा करना चाहिए। क्या ज़्यादा करना चाहिए? आजकल इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें और बेटी के लिए एक ऐसा फंड खड़ा कर दें। भले आपकी बेटी आज 7 साल की है, चाहे 10 साल की है, 12 साल की है, उसके लिए आप लगातार पैसा इकट्ठा करके, इन्वेस्ट करके, वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम बहुत से लोगों को उस विषय में गाइड करते हैं। आप एक ऐसा फंड बना दें कि एक उम्र के बाद आपकी बेटी को हर महीने या हर साल रेगुलर पैसा मिलता रहेगा। आप अभी कमा रहे हैं तो भी उसे मिलेगा, जब आप नहीं कमा रहे होंगे तब भी मिलेगा, और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी आपकी बेटी को निरंतर पैसा मिल रहा होगा। और ये फंड आप तभी इकट्ठा कर सकते हैं जब आप एक्टिव अर्निंग की एज में हैं। मान लीजिए आपकी एज 48 साल है तो आप अगले 12-15 साल तक पैसा इकट्ठा करें, और उसके बाद बेटी के लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि उसे हर साल उसके जीवन भर पैसा मिलता रहेगा। आप कल्पना करके देखें, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, बेटी आपकी 40 साल की हो गई, उसके बच्चे 10-12 साल के हैं, तो बैंक में पैसा आ रहा है, टन से फ़ोन में घंटी बजी, बेटी बोलती अच्छा फिर ये पैसा आ गया। उसके बच्चे पूछ रहे मम्मी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और आपकी बेटी बोले कि बेटा तुम्हारे नाना जाने से पहले ये व्यवस्था करके गए। और बच्चा बोले कि और किसी के नाना तो नहीं करके गए, मेरे ही नाना ने ऐसा क्यों सोचा। और आपकी बेटी गर्व से बताए कि तुम्हारे नाना सबसे अलग थे। तो दोस्तों, ये व्यवस्था आप अपने पैसे से अभी करना शुरू कर सकते हैं जब आप सक्रिय आमदनी करने की उम्र में हैं। मेरे कहने पर मेरे बहुत से दोस्तों ने ऐसा किया, एंड टुडे दे फील प्राउड कि हमने इस तरीके की व्यवस्था की। तो बेटी का ध्यान रखें। डी स्टैंड्स फॉर डॉटर, एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक ओवर। ओ स्टैंड्स फॉर ऑन योर ओन, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी। दोस्तों, हमेशा ऐसा सोचते रहें, और मैं भी ऐसा करने का प्रयास करता हूँ, हमेशा ऐसा सोचते रहें कि मैं बुढ़ापे में आई विल बी ऑलवेज फिजिकली इंडिपेंडेंट। मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है। कभी नहीं कहें कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ आपका बेटा आपकी सेवा ना करे, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा कभी मेरी सेवा ना करे, क्योंकि मैं उसके साथ ये सोचता हूँ मुझे उससे सेवा करवाने की ज़रूरत क्या है। मैं क्यों सोचूं कि वो मुझे उठाकर व्हील चेयर में बिठाने के लिए सामने आएगा। मुझे व्हील चेयर में जाना ही नहीं है। अपन हमेशा ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हंसते खेलते कूदते रहेंगे, क्योंकि जो मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया, यदि मैं संपूर्ण रूप से निरोगी रहने की कल्पना करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो कभी वो स्थिति नहीं आएगी कि मुझे फिजिकली अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होना पड़े। यदि मैंने अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाया
तो कभी वो स्थिति नहीं आएगी कि मुझे अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से बोझ बनना पड़े, निर्भर रहना पड़े। आई विल हैव माई ओन रेगुलर इनकम एज पेंशन क्रिएटेड बाई मी, नॉट गिवन बाई द गवर्नमेंट। तो मुझे अपने बच्चों से क्या चाहिए? ओनली इमोशनल सपोर्ट, कि वो मेरे साथ बैठें, मुझे अपनी हर खुशी में शामिल करें, मेरे साथ हर खुशी में मिल के रहें। फैमिली शुड बी वन सिंगल यूनिट एंजॉइंग द लाइफ टुगेदर, दैट इज़ व्हाट आई वांट। बच्चों से ना मुझे फिजिकली कुछ सहयोग चाहिए, ना फाइनेंशियली चाहिए, ओनली इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों से लगाव रखूँगा, उन्हें साथ जोड़ के रखूँगा, क्योंकि वे वैसे बिजी नहीं होंगे जैसे उनके पापा या मेरा बेटा होगा। तो अपने बच्चों से जुड़ने के लिए भी मुझे कुछ पैसे तो चाहिए, जो मैंने जुगाड़ कर रखा है। आई विल बी स्पेंडिंग ऑन देम। मैं कहूँगा कि अच्छा तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं खेलते, मैं खेलता हूँ। वो तुम्हें ये नहीं दिलवाते हैं, मैं दिलवाता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम हमेशा ये सोचें कि मैं जीवन के आखिरी दिन तक आत्मनिर्भर ही रहूँगा। मेरा बुढ़ापा वैसा नहीं होगा जो लटक जाता है और अस्पताल में बीतता है। मेरा बुढ़ापा पार्क में, सोसाइटीज़ में, मंदिर में, गौशाला में पिकनिक मनाते हुए, देश विदेश में घूमते हुए ही गुजरना है। ये कल्पना करें तो फिर बुढ़ापा वैसा ही गुजरेगा। इस फ्रीडम का आखिरी लेटर है एम। एम इज़ माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। दोस्तों, हमें जो कुछ भी मिला है उसमें बहुत बड़ा योगदान इस समाज का और इस देश का है। मैं कितना भी इंटेलिजेंट अपने आप को मान सकता हूँ, लेकिन यदि मैं अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ होता तो उतना खुश, उतना स्वस्थ नहीं रह सकता था जितना इस देश में रहता हूँ, इसी समाज में रहता हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी है कि समाज को मैं जैसे भी लौटा सकता हूँ वैसे लौटाऊँ। इस देश के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँ। किसी धर्मशाला के लिए मुझे कुछ डोनेट करना है, कोई सामाजिक संस्था के लिए, कोई सामाजिक कार्यक्रम के लिए मुझे कुछ योगदान देना है, पैसा देना है, समय देना है, लोगों को सहयोग देना है, या कम से कम स्माइल देनी है, उन्हें उनके काम का समर्थन करना है। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ बेस्ट, वो मुझे करना चाहिए। और मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने कभी मेरी मदद की, मैं हमेशा उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखूं कि यदि वे नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। मैं निश्चित तौर पर उन लोगों को आज भी मानता हूं जिन्होंने आज से 40 साल पहले मेरी मदद की। यदि किसी ने आपका बुरा किया तो उसे भूल जाए। यदि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, उसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और आज ऐसा कोई काम नहीं करें जो 70-80 साल की उम्र में आपके सिर पर, आपके दिल पर बोझ के तरीके से रहे कि ये मैंने गलत किया। उस व्यक्ति का हिसाब करते समय मैंने 10,000 रुपये उसके रख लिए, उसका जो हिस्सा बनता था उसे नहीं दिया। मैंने किसी का हिस्सा मार लिया, किसी व्यापारी का, किसी कर्मचारी का, किसी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मैं आज गलत करता हूँ तो आज तो खुश हो सकता हूँ, लेकिन उस बुढ़ापे में जब मैं कुछ ज़्यादा करने की क्षमता शायद मेरे पास ना हो, उस समय वो बोझ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि आज ही चौकन्ने रहें। माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, कि मैं समाज में जिन्होंने कुछ भी किया उनके लिए नमन करके चलूं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव कभी भी नहीं भूलूं। तो दोस्तों, ये था फ्रीडम का कंसेप्ट। अब मैं इसको समराइज करके आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। F स्टैंड्स फॉर फैमिली, जिसमें हम सब के विचारों का समन्वय करने का प्रयास करें। R स्टैंड्स फॉर रिटायरमेंट, एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाएं और एक अच्छी हॉबी अपने अंदर डेवलप करें। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, संपूर्ण स्वास्थ्य, सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के भरोसे अपने आप को ठीक रखने का प्रयास नहीं करें। नेक्स्ट E स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक इन ग्रुप, एन्जॉयमेंट इन ग्रुप, यानी ऐसे लोगों से संपर्क रखें जिनसे उम्र के आखिरी पड़ाव तक जुड़ने में हमें अच्छा लगे। D स्टैंड्स फॉर डॉटर, बेटी के लिए जीवन भर की रेगुलर इनकम सुनिश्चित करें। O स्टैंड्स फॉर ऑन योर ओन, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने की कल्पना करें कि मुझे अपने बच्चों से सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल और फिजिकल नहीं चाहिए। M स्टैंड्स फॉर माई ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने मेरे लिए कुछ भी किया उनके लिए, उनके प्रति मैं आभारी हूँ, और जिन्होंने कुछ गलत किया उन्हें भूल जाऊँ। यदि मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बहुत सारा लिया उसमें से थोड़ा सा वापस दिया।